जय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ मौजूद है लोकेश सलारपुरी जी। लोकेश सलारपुरी चैनल के लिए हम पहली वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद। तो सबसे पहला, एक आज के दौर में जो ट्रेंड चल रहा है, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड आम आदमी से लेकर के IAS PCS ऑफिसर्स तक, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों तक, एम्बेसडर्स तक के साथ में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि साइबर फ्रॉड क्या है और ये किस तरह से होता है। देखो बासिल भाई, साइबर फ्रॉड तो बहुत छोटा शब्द है। एक्चुअल में तो ये डार्क वेव बोलते हैं सर। जो इंटरनेट की दुनिया है, एक पॉजिटिव दुनिया है जो हमारे आपके बहुत सारे काम आते हैं। इसकी बहुत नेगेटिव दुनिया भी है जिन्हें हैकर्स यूज करते हैं आमतौर पे, जो नेगेटिव सोच के हैकर्स होते हैं। इसमें चूंकि फिलहाल हम आज बात सिर्फ इस विषय पे कर रहे हैं कि जो साइबर फ्रॉड यानी जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, खाली हम आज उस पर बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे हम रोक सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, आज हम सिर्फ इस पर बात करना कि यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब जैसा आपने आजकल अखबार में खूब पढ़ रहे हैं कि उसके पास एक फोन कॉल आई, कहीं की तो OTP ले लिया तो पैसा गायब हो गया। कई बार ऐसा है कि OTP मांगते तक नहीं, तब भी पैसा गायब हो जाता है। बहुत सारे तरीके साइबर फ्रॉड वालों ने निकाल रखे हैं कि आपके पास लगभग 11-12 तरीके उनके पास ऐसे, आप OTP शेयर वो खुद ही करा लेते हैं। अब वो अलग अलग तौर तरीका है कि कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। एक बात ध्यान रखने की है कि 3 चीज जरूर चाहिए किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए। ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, 3 चीज बहुत जरूरी है। एक, आपके पास सिम कार्ड हो, दूसरा आपके पास मोबाइल हो, तीसरा आपके पास बैंक अकाउंट हो। तीनों चीज आपको फ्रॉड और चोरी की चाहिए। अब पहला सवाल कि आप सिम कार्ड कैसे लेते हैं। अगर आपको भी कुछ दिन पहले की बात याद हो, उड़ीसा में बाकायदा एक कैंप लगा, पब्लिसिटी के साथ लगा। वहां उन्होंने कहा कि आपको सब्सिडी दी जाएगी। वहां बहुत सारे आदमी औरतों को उन्होंने आधार कार्ड दिए, उनके बाकायदा साइन कराए, सब चीज कराई गई, वो सारे इकट्ठे कर लिए। एक आधार कार्ड में 2-2, 3-3 सिम उन्होंने जारी कराए। अच्छा, ऑफर दे करके, लालच दे करके, वो तो सिर्फ एक बहाना था। मेन काम जो था वो सिम लेना था। मेन काम सिम लेना था। इसमें कहीं ना कहीं जो ये कंपनी है मोबाइल की, ये भी कहीं ना कहीं दोषी है कि अभी एक लड़के के पास 15,000 प्रीएक्टिव सिम पकड़े गए थे। तो यहाँ से शायद मेरठ में हुआ था। एक EMI नंबर पर भी, IMEI नंबर पर बहुत सारे, कई हजार के तादाद में चल रहे। इसके लिए कंपनी दोषी है। अब आपके पास सिम आ गया, फिर आपको ऐसे आधार कार्ड के आधार से आपका अकाउंट खुलवा जाता है कहीं ना कहीं। चूंकि आपने फोन किया, उस सिम के जरिए फोन किया, वो जिस फोन में डलेगा वो भी ऐसी चोरी का फोन होता है, वो ज्यादा दिन यूज भी नहीं करते हैं। आपका आधार आ गया, आपकी सब चीज आ गया, अकाउंट खुल गया, फोन आ गया, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे आपने इतनी आसानी से बता दिया कि अकाउंट खुल गया। नॉर्मली जब हम लोग अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे पेजेस पे साइन करने पड़ते हैं। फिर वहाँ हमें एक जो रेफरेंस भी चाहिए होता है, जो ये हमारे एक तरह से मान लीजिए गवाह होता है, वो विटनेस होता है कि मैं इसको जानता हूँ और मैं इसको रेफर कर रहा हूँ इस बैंक के लिए। इसका मोस्टली इन्होंने तरीका निकाला है। दरअसल आप आज की तारीख में जनधन की वजह से बहुत लोग खाते हैं। तब एक केस सामने आया था कि कोई गरीब औरत थी, उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ रकम दी होगी कि आपका अकाउंट यूज करेंगे। इनसे बोलते हैं कि अकाउंट को रेंट पे लेना। अच्छा, 2-3 ट्रांजेक्शन हुई, उसके बाद में उनको कुछ पैसा दे दिया। 10 लाख डाले, 50,000 जो भी तय किया उनको दे दिया, उनके अकाउंट में, बाकी उन्हें निकाल लिया उनसे। चूंकि वो पूरी उनकी स्क्रीन एक्सेस कर लेते हैं, OTP खुद उनके पास पहुंच गया, या उनको बताया जो भी OTP दे दो, थंब भी लगा लेते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि वो 10 फिंगर्स जो वो स्कैन कराते हैं, उनमें से 2 फिंगर अपनी भी स्कैन कर लेते हैं। जब पैसा निकालना होता है तो वो अपने फिंगर लगाते हैं। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सपोज करो आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, मैं हूँ फ्रॉड, तो मैं आपको फोन करूंगा, आपके कैसे भी OTP ले लूंगा ना, OTP आया तो उसके बाद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो जिनसे बात हो रही है, पैसा दे रहे हैं, जिनके अकाउंट को दे रहे हैं, जिनका अकाउंट किराए पे ले रखा है, तो वो उनसे तो OTP ले ही लेंगे ना, पैसा निकल गया। अब कुछ दिन पहले केस नहीं आता, भी आपने ध्यान दिया हो कि वो उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, किसी फ्रीज कर दिया कि उसने कोड स्कैन किया और वो कहीं फ्रॉड पैसा ट्रांजेक्ट हुआ था। जहां से किसी ऐसी साइबर फ्रॉड आया होगा, जब पुलिस जांच पे गई होगी तो उसका अकाउंट फ्रीज करना पड़ गया उन्हें। अब वो कह रहे हैं गरीब आदमी, ये आदमी, भाई जब आपने अपना अकाउंट दिया यूज करने के लिए, आपको तो नहीं पता था क्या कर रहे हैं, आप तो लालच में आए तो फंस गए, अकाउंट तो फ्रीज होगा ही होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
तो मैं सभी से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लालच में फंसने से कोई भी आम आदमी बचे, किसी को अपना अकाउंट रेंट पे अच्छा, ना। साइबर फ्रॉड में ये तो इंट्रोडक्शन हो गया साइबर फ्रॉड का कि साइबर फ्रॉड क्या है और कैसे होता है। स्कैनर तो कई बार अपना स्कैनर कोड भेज देते हैं, बहुत सारे बारकोड भेज देते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप ये बताएं इसमें बैंकों की क्या भूमिका है? हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये आरबीआई की गाइडलाइन है। जैसे आपके साथ फ्रॉड हो तो अगर आप 3 दिन के अंदर संबंधित बैंक को या साइबर उसको शिकायत करते हैं तो आपका पूरा पैसा मिलना चाहिए। मिलता क्यों नहीं है आपको मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, मिलता इसलिए नहीं है कि आप बैंक को फोन करते हैं कि सर मेरा पैसा चला गया, कि अच्छा क्या कैसे क्या था कि ओटीपी था, यानी आपकी गलती है। बोला हाँ सर होगी गलती। तो उसके बाद कहते ठीक है आप एक काम कीजिए, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दीजिए और उसे साइबर उसको चले जाइए, जगह जगह आप इन्फॉर्म कर दीजिए। यानी हर जगह वो आगे बढ़ी गलती पता चला जाता है कि साहब मैंने ओटीपी दिया। लेकिन एक बात भूल जाते हैं लोग, आपने सिर्फ ओटीपी दिया लेकिन हमारे अकाउंट की डिटेल किसने दी, वो कहां से आउट हुई, वो तो मैंने नहीं दी ना, तो बैंक से आउट हुई ना, तो बैंक दोषी है। आरबीआई की यही गाइडलाइन है कि जो दोषी होगा वो भरपाई करेगा, लेकिन बैंक वाले अपने सर से बला को टालते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, अगर आप जब भी कहीं आपके साथ साइबर फ्रॉड हो 1930 बार फोन करें, बैंक को बोले, सब चीज बोले, सब रिकॉर्ड भी रखें किसी भी तरीके, चाहे एसएमएस करें, जो भी आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर आप ढंग से केस करेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो 50% पैसा वापस मिलता है, ये भी नियम है। और आपको मैं एक बात और बताऊं, इंग्लैंड में कानून बन रहा है। अच्छा, अगर 3 दिन के अंदर करेंगे तो पूरा पैसा वापस देना और अगर 7 दिन के बाद करेंगे तो 50%। जी, इसीलिए इंग्लैंड में कानून बना है कि वो किसी की भी गलती है, बैंक को पूरा विक्टिम के साथ में विक्टिम का पूरा पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा, गलती भले किसी की। जवाबदेही बैंक की है, जवाबदेही बैंक की है, और जाहिर सी बात है बैंक की जवाबदेही है भी। भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपके पास कॉल आई, उनके पास आपकी सारी डिटेल कहां से पहुंची है। अच्छा, मैं आपके सामने सिनेरियो डालता हूँ। अभी गंगो में कई फ्रॉड हुए इस तरह कि हमारे एक रिलेटिव है, वो एक लेडी है, उनके पास कॉल आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक डायमंड का हार्ट वो निकला है, रिंग निकली है, डायमंड रिंग निकली है, और आपको सिर्फ इसमें 2000 रुपये डालने हैं। उन्होंने 2000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद कहा कि ये आपकी प्रोसेसिंग फीस 2000 और डालनी पड़ेगी। इस तरह से 2000, 3000, 5000 करके उसके खाते में लगभग 30,000 रुपये उन्होंने डलवा लिए। डलवाने के बाद वो जब घर में हंगामा हुआ, पता चला, तो फिर 1930 पर कॉल की और थाने में रिपोर्ट दर्ज करी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे किसकी गलती है? ग्राहक की, तो उसकी तो गलती है ही जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। क्या इसमें बैंक का भी कोई रोल है? नहीं, बैंक का रोल कहाँ होगा इसमें? जो उन्होंने सीधा आपको कॉन्टेक्ट किया, आपसे सीधे पैसे लिया, आपने सीधे खुद ट्रांसफर किया, ये तो आप लालच में फंसे हैं, ये सीधे सीधे फ्रॉड है। इस फ्रॉड को कैसे? इसका ये तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि नटवरलाल बोल के गए जब तक दुनिया में लालच जिंदा है ठग भूखा नहीं मर सकता। तो ये तो आप लालच में फंसे, आपको लगा हीरे की अंगूठी आएगी, हाँ, आपने 2,000 रुपए करके इनको दे दिए। आपने सोचना 6 सेकंड के लिए कि एक हीरे की अंगूठी जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है, और 2000 में क्यों देगा, तो ये एक अलग से नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट से पैसा जाता है वो साइबर फ्रॉड है, उसके लिए रोकथाम है बैंक की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी है। तो वहां आपको उनसे अप्रोच करना। इस पे बड़ी फेमस वेब सीरीज भी आई थी जामताड़ा के नाम से। हाँ, जामताड़ा वाले का बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने, लोगों को सजग करने का काम था। वो दिखाया था उन्होंने किस तरह फ्रॉड करते हैं। वासिल भाई, ये हिंदुस्तान में लगभग 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है साइबर फ्रॉड की। 1.5 लाख करोड़? यस, जो इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ की हो उनके पास सारे साधन है। एप्पल फोन तक उनके पास है। एप्पल फोन की क्या खूबी थी कि कभी से आप गड़बड़ नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते, सारे काम तो हो रहे हैं ना एप्पल के साथ भी, सब क्रैक कर लिया उन्होंने। अच्छा, अब वो एक और फ्रॉड चला है कि आपके बच्चे ने यहाँ पर तो डिजिटल अरेस्ट है। हाँ, डिजिटल अरेस्टिंग का जो चला है वो सही है, हमारे इसी में आता है। हाँ बिल्कुल, साइबर फ्रॉड है बिल्कुल। बल्कि आपको याद होगा कि डिजिटल अरेस्ट नामी कोई चीज नहीं होती, और वो हमारे मोदी जी ने मन की बात में कहा भी है, इमोशनल अरेस्ट कर लेते हैं वो, उसको इतना प्रेशराइज। बता रहा हूँ ना मैं, कभी आपको देखा होगा आजकल जब आप कॉल करते हैं तो बार बार यही मैसेज आने शुरू हो गए, इस तरह कोई कॉल नहीं होती। डिजिटल अरेस्ट नामी कोई चीज नहीं होती है। समझदार पढ़े लिखे आदमी उसमें फंस रहे हैं, वो इस कतर आपके गेम माइंड के साथ खेलते हैं, आपके माइंड को इस बुरी तरीके से फंसाते हैं कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। आप फंस जाते हैं, उसके बाद पैसे देना शुरू करते हैं। आपका बच्चा वहां है और एक में फंस गया, या आपके एक और अभी एक किस्सा हुआ था कि उनके पास एक वो आया। अच्छा, उनके पास नॉलेज भी होती है इस चीज की, क्योंकि मेरे एक बड़े भाई की तरफ से फ्रेंड है मेरे, इरफान अलीम साहब, समाजवादी नेता हैं, उनका बेटा दिल्ली गया हुआ था।
दिल्ली से कॉल आता है उनके पास कि आपके बेटे के दोस्तों ने यहाँ पर रेप किया है, आपका बेटा भी उसमें पकड़ा गया है, ऐसे वो हार्ट पेशेंट है, घबरा गए, बुरी तरह परेशान हो। इधर वो कह रहा है कि तो आप बताइए इसका क्या करना है, ये अच्छे परिवार का है, कहो तो मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन आपको इतना पैसे आपको डालने पड़ेंगे। वो खैर ये हुआ कि फोन पे बात करते करते उन्होंने दूसरे नंबर से अपने बेटे का नंबर मिला दिया। तो उनको कैसे पता था कि वो दिल्ली गया हुआ है? अब ये तो हमारे सिस्टम की लीकेज है ना, चाहे वो चाहे मोबाइल कंपनीज हैं या बैंक हैं, उनको कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। उनको ये भी पता है कि उनका बेटा है, उनको ये भी नॉलेज है जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं या डिजिटल अरेस्ट जो भी कर रहे हैं, उनको ये पता है कि जिससे मेरी बात हो रही है वो उसका फादर है, जो वहां पर गया हुआ वो बेटा है और वो बेटा दिल्ली में है इस वक्त। ये सब नॉलेज उनको है। देखिए ये मेरा मोबाइल रखा हुआ है, जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो आप उसकी डिटेल चेक करना कि आपकी क्या क्या चीज ले रहा है। आप फोन ऑफ कर दो, अभी भी हमारी कोई बात जो हम बात करें हमारी बात कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। हम बिल्कुल कहीं सेफ नहीं है, ये एक बात हमारी सुन रहा है। हम अपने घर में, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जब मैं मकान बना रहा था तो हमारा छोटा बेटा बात कर रहे थे कि यार ये टॉयलेट सीट कौन सी लगनी है। हाँ ऐसा हुआ है। हाँ, तो जैसे ही मैंने फोन खोला मुझे टॉयलेट सीट के विज्ञापन आने शुरू हो गए। तो जब आप कहीं फोन चालू करें, कोई ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि सारी ऐप फ्री है। अब देखिए टिकटॉक ऐप आई थी, फ्री है, फ्री थी ना, यहाँ बैन कर दी गई वो। आप जानते हैं उसका मालिक दुनिया के 25-26 अमीरों में एक था। उसके ने कोई कंपनी खड़ी नहीं, कुछ नहीं करा कि भाई ऐसा कुछ बना रहा है, जैसे अंबानी जी हैं या अडानी है, कुछ बना रहे हैं, कंटेंट भी तो नहीं बना रहा था, कुछ नहीं कर रहा। कंटेंट का बना रहे, वो 25-26 नंबर का अमीर था दुनिया का। फेसबुक टोटल फ्री की बात करता है, तो कैसे जुकरबर्ग इतना अमीर हो गया? तो यानी आपकी सबसे कीमती चीज आपका डेटा है, जो भी आपने कहा कि उनके पास जानकारी थी कि उनका बेटा है और वो दिल्ली में गया हुआ, इसे डेटा बोलते हैं। ये डेटा हमारे मोबाइल फोन से ही जाता है। अच्छा, ये सब पूरा हो गया, सरकार की क्या इसमें रोल रहा और सरकार ने क्या इस पे एक्शन लिए हैं? देखिए सरकार अभी एक बिल लेकर आ रही, जल्दी आने वाला है, उससे काफी हद तक रोकथाम लगेगी। और एक संचार साथी करके एक वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां 5 आपको सर्विस मिलती है। आपके आधार पे कितनी सिम एक्टिवेट है, इस तरह की 5 सर्विस मिलती है आपको। और अगर आपका फोन चोरी हो गया तो आप उसी उस पर जाकर उसके रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। संचार साथी है, संचार साथी तो उससे आप देखें, उसमें पोर्टल पे जाएं और वहाँ ये मालूम कर रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी जानकारी दी है लोकेश जी ने कि संचार साथी के नाम से एक एप्लीकेशन वेबसाइट है, तो आप उसे डाउनलोड करें, वेबसाइट पर जाएं और जा करके वहां से पता करें कि आपके नाम से कितने सिम एक्टिव हैं आपके आधार कार्ड पर, और जो भी जानकारियां वहां पर है। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उसपे 1930 नंबर है, 1930 पर आप कर सकते हैं, फौरन एकदम कर सकते हैं। 1930 पर आप तुरंत सूचना दे, तुरंत अपने बैंक को सूचना दे, और बैंक को सूचना आप लिखित में दे, बेहतर रहेगा। आप उसके ईमेल करें, कुछ भी करें, यानी 3 दिन के अंदर अंदर बैंक के पास ये आपका प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ आपने सूचित किया। उसके बाद ढंग से उस बात को परसू रख के, किसी वकील रख के, बैंक की मजबूरी आपका पूरा पैसा लौटाना। अच्छा, ये आरबीआई की गाइडलाइन है, आप जब चेक करेंगे तो पता लगेगा, लेकिन बैंक वाले रास्ता देते नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन ये भी कहती है, उसमें थोड़ा सा लैब जरूर है। बैंक में लंच नहीं होता लेकिन फिर भी लंच करते हैं। चलो ये तो बैंकिंग वाला सिस्टम है, इसमें थोड़ा लैब है, जरा सा फायदा बैंक उठाते हैं। उसमें कहा जिसकी गलती वो भुगतेगा। अब ये क्या करते हैं, गलती टोटली आपकी प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आपने ओटीपी दिया। अरे भाई ठीक है, हमने ओटीपी दिया, लेकिन हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल किसने दी? अब उनके मोबाइल पे कैसे है? ओटीपी की और बात है ना, ओटीपी इतना नॉर्मल चीज हो गई है। आप कोई एप्लीकेशन पर जा रहे हैं, किसी पे फेसबुक को आपको लॉगिन करना है तब ओटीपी आएगा, जीमेल को लॉगिन करना है आपको तो ओटीपी आएगा। आपको अगर कोई भी काम, छोटे मोटे काम है तो उसके लिए भी ओटीपी, अब हर चीज के लिए तो ओटीपी आने लगा। तो आम आदमी कहाँ डिफरेंशिएट कर पाता है, उसे कहाँ पता चलेगा कि फेसबुक का आया है? बहुत, जैसे मेरे फादर है या मदर है, वो उनको कैसे पता चलेगा कि किस चीज का है? वो फोन करेंगे कि हमने आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं और एक नंबर आया है, वो बता दीजिए, आप वो बता देते हैं। दरअसल ये मोबाइल फोन हर उस आदमी के पास है जिससे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इनफैक्ट बात है, जरूरत नहीं है। हम इतने अवेयर नहीं किए, हमारे हाथ में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके लायक हम नहीं थे, वो हमारे हाथ में दे दी गई। एक मोबी आर्मर के नाम, मोबी, हाँ ये बात आपने सही बताई। मोबी आर्मर एक एप्लीकेशन है, आप अपने फोन डाउनलोड करके रखें तो आप किसी हद तक लगभग 99% फ्रॉड से आप बच जाएंगे। इसके आप इसमें डाल देना, इसमें डाल देना वो पूरी, हाँ मोबी आर्मर की, वो एक बहुत बढ़िया ऐप है। और वो केवल आपकी ईमेल की एक्सेस मांगता है, कोई बाकी एक्सेस नहीं मांगता। जैसे फेसबुक आपके सारे एक्सेस मांगता है, आपका माइक्रोफोन से लेकर आपका कैमरा, आपकी सारी फाइल, सब चीज मांगते हैं।
बहुत सारे आम आदमी हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे लोन लेते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोन प्रोवाइड करा रही है, वो लोन लेते हैं। लोन लेने का नियम ये है कि आप जैसे उनसे लोन लेंगे, वो आपकी देखते हैं क्रेडिट लिमिट क्या है आपकी, उसके आधार पर वो 3,000 देंगे, फिर 5,000, फिर 7,000, वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, तो वो आपसे अलाउ यानी कि एक्सेस मांगता है, आपके फोटोज का एक्सेस मांगता है, उसकी तो जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी कोई भी लोन की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए ही मत, जरूरत ही नहीं है। एक तो क्योंकि आपको लोन लेना, बैंक में जाइए, आपको जब ये पता है कि बैंक आपसे कितने चक्कर कटता है, कितनी चीजें मांगता है, तो वो कितने आसानी से कैसे आपको देते हैं, कहीं ना कुछ फ्रॉड करेंगे ना। वो बाद में बहुत सारी चीजें होती है, हालांकि प्रतिबंधित भी है ये, बहुत सारी चाइनीज एक्ट ही है। वो कॉन्टैक्ट भी उठा लेते हैं आपके, उसका भी एक्सेस उठाएंगे। वो क्यों एक्सेस मांग रहे हैं हमारे फोटोज का एक्सेस, हमारी वीडियोस का एक्सेस, हमारे पर्सनल डाटा सब हम फटाफट 3,000 रुपए 5,000 लोन के लिए फटाफट अलग। भाई वो तो आपको लोन दे रहे हैं, चलिए फेसबुक आपसे एक्सेस क्यों मांग रहा है, व्हाट्सएप आपसे एक्सेस क्यों मांग रहे हैं, जितनी सारी ऐप आप जितनी फ्री की ऐप है वो सारे आपसे एक्सेस क्यों मांग रहे हैं। नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप तो एक्सेस इसलिए मांग रहे हैं ना, क्योंकि आप फोटोज व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, फेसबुक के थ्रू तो किस चीज, अरे नहीं, आप खाली उसका एक्सेस मांगते हैं, बाकी चीजों का एक्सेस क्यों मांगते हैं, माइक्रोफोन का एक्सेस मांगते हैं फेसबुक, बताओ आप मुझे। और फोटो की क्यों जरूरत है भैया, हम डाले तो ठीक डाल देंगे, एक्सेस मांगते हैं वो, उसमें लिखा हुआ है, जब आप देखते हैं ना उसको डिटेल में, हम कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, इस चीज को तो खुद जकरबर्ग ने एक्सेप्ट किया है। अमेरिका में जब उसके ऊपर केस चला, वो अदालत में गया, तो उसने कहा है गूगल भी यही हम जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, गूगल भी यही काम करता है। हाँ, जितनी भी एप्लीकेशन है सर्च इंजन और ये भी इनसे बिल्कुल बच करना चाहिए। एक चीज और, कभी किसी के हाथ में अपना फोन ना दे। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, अभी किसी ने मुझे बताया था कि कोई आदमी एयरपोर्ट पे था, वीआईपी में बैठा हुआ होगा, कोई ठीक ठाक कंडीशन का आदमी था, उसके पास कोई मेल आई कि सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा फोन डिस्चार्ज होगा, मुझे एक कॉल करनी है। उसको नॉर्मली फोन दे दिया। अब उसने क्या किया, कॉल की फोन देनी चली भी, थोड़ी देर बाद पैसा कटना शुरू हो गया। कैसे हुआ, उन्होंने उनकी कॉल फॉरवर्डिंग का डायल होता है, उसका होता है 0 कर कुछ लगता है, वो चालू करके कॉल कर दी, यानी उनकी कॉल फॉरवर्डिंग हो गई। अब अगर कहीं कॉल फॉरवर्डिंग हुई तो जो भी कॉल आएगी वो दूसरों के पास जाएगी, क्योंकि उन्हें प्लेन में बैठना था, वहां तो बंद हो जाता है ना फोन जब आप प्लेन में जाते हैं। तो अब वो जब फोन बंद है, कोई कॉल आई तो वो कॉल कहाँ गई, जहां फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर ओटीपी मांगा तो ओटीपी की कॉल कहाँ गई, जहां फॉरवर्ड कर दिया, पैसा कटना शुरू हो गया। ओटीपी मांगा तो नहीं आपसे ओटीपी, लेकिन वो आपका ओटीपी चला गया। तो कभी भी अपना फोन किसी, कोई आपसे कई बार होता है ये, भाई साहब एक फोन करना, कभी मत दो किसी को फोन आपका अपना है, लॉक रखो, और कभी किसी को उसका एक्सेस मत दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और समय समय पर बहुत से कोई और भी वीडियो बनेगी, और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर, बहुत ये कई घंटे वीडियो बन सकती है। जो अहम मुद्दे हैं उन पर हम आपके बीच वीडियो हम अवेयर करना चाहते हैं जनता को कि आप कैसे बच सकते हैं। 2-3 चीजें ध्यान रखें। एक तो जब भी फ्रॉड हो 1930 पर आप जरूर डायल करें, अपने बैंक में जाएं, 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का आधार आप उनको बोलें कि मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ, तो बैंक को आपका पैसा लौटाना मजबूरी है। तो अगर आप ढंग से अपना केस रखेंगे तो फ्री के एप्लीकेशन के चक्कर में कम पड़े, एक्सेस ना दे। जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो देख ले क्या क्या मांग रहा है, परमिशन आती है तो परमिशन कम से कम दे, जो जरूरी वही परमिशन दे। किसी गैर जरूरी एप्लीकेशन को आप माइक की इनकी परमिशन ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।